हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है और आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आते हैं। ये आपके हिंदी की पेडागोजी में आ सकते हैं, बाल विकास पेडागोजी में आ सकते हैं, ईवीएस में आ सकते हैं, मैथ में आ सकते हैं, साइंस और हिंदी में भी आ सकते हैं। कुल मिलाकर आप ये जान लीजिएगा कि एनईपी के क्वेश्चन सभी विषयों की पेडागोजी में आने कंपलसरी हैं और ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अच्छी तैयारी के लिए चलिए इस क्लास को देख लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पर हम करने वाले हैं रैपिड रिवीजन। उससे पहले जान लेते हैं मेन कुछ पॉइंट, एनईपी क्या है, इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो चलिए माता सरस्वती का नाम लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। एनईपी क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 भारत की एक शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? इसको लागू किया गया है 29 जुलाई 2020। कब लागू हुई है ये? 29 जुलाई 2020। ये आपको याद रख लेना है, इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। सन 1986 में जो जारी हुई थी शिक्षा नीति, उसके बाद शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन हुआ है और इसका नाम रखा गया है एनईपी 2020 या नई शिक्षा नीति 2020। और ये किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो यह नीति जो है अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो है कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति में तैयार की गई है। तो किसकी अध्यक्षता में तैयार हुई है? कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में ये तैयार की गई है। तो यहाँ पर कभी कभी इसके अध्यक्ष का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये एक वैज्ञानिक हैं कस्तूरी रंगन, ये कस्तूरी रंगन इनका पूरा नाम है। चलिए आगे इसमें देखते हैं। नई शिक्षा नीति लागू हुई है, इसके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का लक्ष्य क्या रखा गया है कि कब तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे? तो ये लक्ष्य रखा गया है यहाँ पर 2040 तक। सन 2040 तक सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि जो परिवर्तन किए गए हैं शिक्षा नीति में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये 2040 तक प्राप्त कर लिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ये किस पैटर्न पर काम करती है। तो इसका पैटर्न क्या है? इसको 2 एज में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। इसको बोला गया है एक फाउंडेशन स्टेज इसकी बोली गई है और सेकंड बोली गई है इसकी सेकेंडरी स्टेज। इसकी फाउंडेशन स्टेज में क्या आ जाएगा? यहाँ पर दिया है फाउंडेशन स्टेज, जो ये आपको ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको फाउंडेशन स्टेज में रखा गया है। फर्स्ट में आप इसको मान सकते हैं। और इसमें क्या क्या है? इसमें दिया हुआ है आंगनबाड़ी दी हुई है, प्री स्कूल या बाल बाटिका आप इसको बोल सकते हैं। और इसके लिए एज क्या है? इसके लिए जो एज है वो 3 से 6 साल की है। तो यहाँ पर रखा गया है 3 से 6 साल की एज इसके लिए। उसके बाद क्या है? इसी में सेकंड पार्ट किसका है? बच्चा 6 से 8 साल का हो जाएगा तो वो क्या करेगा? क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड इसी में करेगा। तो ये जितना भी आएगा क्लास सेकंड तक, यहाँ पर प्री स्कूल से लेकर क्लास सेकंड तक की एज को फाउंडेशन स्टेज में रखा गया है। ऊपर की जो स्टेज है इसको सेकेंडरी स्टेज में रखा गया है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बनाया गया है। चलिए अब इसमें जान लेते हैं। बच्चा जब 8 से 11 साल की एज में होगा तो वो क्या करेगा? वो कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई अपनी 8 से 11 साल की उम्र में कंप्लीट करेगा। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे जो कक्षा 1 और 2 है, इसमें सरकार ने नई शिक्षा नीति में दिया है कि कोई परीक्षा बच्चे की नहीं होगी, कोई रिटर्न पेपर नहीं होगा। बच्चा जो है ओरली चीज़ों को सीखेगा। यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न रखा गया है वो कक्षा 3 से बच्चे का रखा गया है। आगे इसमें देख लेते हैं। आगे 11 से 14 वर्ष की आयु में बच्चा क्या करेगा? 6 से 8 तक की जो उसकी पढ़ाई है क्लास 6, 7 और 8 की, ये 11 से 14 वर्ष की आयु में पूरी करेगा। और जो उसकी 4th वाली स्टेज है, चौथा चरण है, ये क्या है? ये रखा गया है जिसमें बच्चा कक्षा 9 से लेकर 10, 11 और 12 की पढ़ाई पूरी करेगा। इसकी एज रखी गई है कितनी? इसकी एज रखी गई है यहाँ पर 14 से 18 वर्ष। ये कौन सा पैटर्न फॉलो करती है ये भी यहाँ पर जान लेंगे। यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम का पैटर्न है वो क्या है? 5 है, 3 है, +3 है और +4 का पैटर्न यहाँ पर लागू हुआ है। 5, 3, 3, 4 का पैटर्न लागू हुआ है। और इसमें कितने चरण हैं? इसमें 4 चरण हैं। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि एनईपी में जो शिक्षा पैटर्न रखा गया है उसके चरण कितने हैं? तो उसके 4 चरण हैं। पहले चरण में क्या होगा? बच्चा जो है 5 साल के लिए पढ़ाई करेगा, जिसमें बच्चा क्या करेगा? 3 साल उसकी प्री वाटिका, बाल बाटिका और प्री स्कूलिंग रहेंगे और 2 साल की एज उसकी किसके लिए रहेगी? कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकंड के लिए। तो ये कुल मिलाकर 5 साल की इसकी पढ़ाई हो जाएगी। और इसमें बच्चे का जो एडमिशन होगा वो प्री स्कूल में 3 वर्ष की आयु उसके लिए निर्धारित की गई है। बच्चा जो है 3 साल का हो जाएगा तो इसमें एडमिशन ले सकेगा। फिर दूसरे चरण पर आते हैं। सेकंड स्टेज क्या है? इसमें बच्चा जो है 3, 4 और 5 की पढ़ाई पूरी करेगा। ये 3 साल के लिए होगा। फिर 3 साल की पढ़ाई होगी, इसमें क्या रहेगा? 6,
7 और 8 की पढ़ाई करेगा। और उसके बाद लास्ट की स्टेज है, चौथी स्टेज, जिसमें बच्चा 4 साल के लिए पढ़ाई करेगा। और इसमें कौन कौन सी कक्षा की पढ़ाई उसे करनी है, 9, 10, 11 और 12, ये 4 क्लास जो है बच्चा चौथे चरण में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर इस तरह से स्कूली शिक्षा को बांटा गया है। यहाँ जान लेंगे स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या रहेगा। 5, 3, 3 और 4 का पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा। फाउंडेशन स्टेज क्या होगी, जो फाउंडेशनल स्टेज है वो क्या होगी, 3 इयर्स प्री स्कूल के लिए होगी और 2 ईयर क्लास 1 और 2 के लिए होगी। तो ये आपको पता लग गया है। अब यहाँ पर फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे को क्या क्या आना चाहिए ये भी आप जान लेंगे। बच्चे को न्यूमरेसी का ज्ञान हो, अर्थात उसको अंकगणित का ज्ञान यहाँ पर होना आवश्यक है। बच्चा जो है काउंटिंग जानता हो, टेबल आते हो बच्चे को, बच्चा छोटा मोटा जोड़ घटाव कर सकता है, गुणा कर सकता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत रखी गई हैं। दिया है यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल वाई। कब तक रखा गया है इसका लक्ष्य, कब तक प्राप्त करना है, 2025 तक ये लक्ष्य जो रखा गया है प्राप्त करना है कि 2025 तक के बच्चे जो हैं क्या कर लें, इनको इतना समझ आ जानी चाहिए कि वो छोटी मोटी गणनाएं कर सके, जोड़ घटा कर सके, गुणा भाग का समझ उनको आ जाए। ये यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। और ये किस मिनिस्ट्री ने सेटअप किया है, ये सेटअप किया है MHRD ने। ये है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इन्होंने इसको जो है सेटअप किया है कि यहाँ 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है कि बच्चे को इतनी समझ आ जानी चाहिए। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं। अब बच्चे ने फाउंडेशनल लिटरेसी तो प्राप्त कर ली है, यहाँ पर जान लेते हैं उसका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। तो मूल्यांकन के लिए भी यहाँ पर एक नियामक बनाया गया है, वो क्या है, इसका नाम रखा गया है परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो बात किसकी हो रही है, यहाँ पर नॉलेज के असेसमेंट की बात हो रही है, एनालिसिस करने की बात हो रही है, साथ ही बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की भी बात यहाँ पर की जा रही है। परख जो है एक राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है, जिसका अर्थ क्या है, प्रदर्शन बच्चे का, उसका मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण बच्चे के किया जाएगा। और ये किसने रखा है, ये भी NEP के क्रियान्वयन के एक भाग के रूप में लागू किया गया है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है परख। कई बार आ जाता है परख की फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी ध्यान कर लेंगे। और ये भी जान लेंगे कि परख क्यों बनाया गया है, परख राष्ट्रीय नियमांकन मूल्यांकन क्यों बनाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब कर लेते हैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिकता को किस रूप में देखती है। तो ये किस रूप में बहुभाषिकता को देखती है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, को पूंजी के रूप में देखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है बहुभाषिकता को एक पूंजी के रूप में देखती है, अर्थात बहुभाषिकता क्लास में होगी तो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से अधिगम कर सकेंगे, चीज़ों को सीख सकेंगे, क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है और बच्चे जो हैं एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। तो यहाँ पर इसको एक संसाधन के रूप में देखा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण के लिए क्या प्रस्तावित करती है। बात किसकी हो रही है, सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए पूछा जा रहा है, ये किस तरह से उनके अवधारण के लिए प्रस्तावित करती है। यहाँ पर दिया है, संदर्भित अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या जो है उनके लिए लागू होनी चाहिए, जो एजुकेशन उनको दी जाए वो कैसी हो, वो मीनिंगफुल हो, वो कैसी होनी चाहिए, वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, अर्थपूर्ण अधिगम उनको मिलना चाहिए, ऐसी पाठ्यचर्या उनके लिए लागू होनी चाहिए। चलिए देख लेंगे आगे इसमें क्या दिया है। यहाँ पर दिया है, निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है। 2016 के प्रतिकूल है, RPDWD एक्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर प्रतिकूल बताना है, अर्थात उसमें बाधा के रूप में क्या देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की जो बाध्यता है वो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के लिए प्रतिकूल है। दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की बाध्यता की बात की जा रही है, इनको यहाँ पर जो कंपलसरी किया गया है इसकी बात की जा रही है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए। तो प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप हो, यहाँ पर रचनात्मक आकलन भी आवश्यक है, तो ये सही है। नियमित आकलन होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर आकलन किया जाना चाहिए। बच्चे को जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, बच्चे को जो सिखाया जा रहा है, साथ साथ आकलन भी उसका होना चाहिए नियमित तौर पर। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएंगी। सूचनाओं के आधार पर ग्रहशीलता पर केंद्रित, तो ग्रहशीलता पर केंद्रित होने की बात यहाँ पर की जा रही है, जो कि एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे देख लेते हैं।
ऑप्शन नंबर डी में दिया है शिक्षण अधिगम की उपयोगिता के अनुरूप हो। जो आप बच्चे को शिक्षण अधिगम दे रहे हैं, जो उसका अधिगम आप करा रहे हैं, उसकी उपयोगिता जो आवश्यक है उसी के अनुरूप बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर डी पॉइंट भी करेक्ट है। पॉइंट ए, बी और डी जो है ये करेक्ट है। इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। किस प्रकार की एजुकेशन, किस प्रकार की पाठ्यचर्या बच्चे के लिए लागू होनी चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अधिगमकर्ता केंद्रित। यहाँ पर बात हो रही है चाइल्ड सेंटर्ड की। ऐसी शिक्षा शास्त्र प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया है जिसमें बच्चे को जो है सेंटर में रखा जाए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। यहाँ पर एक असर्शन दिया हुआ है, एक अभिकथन दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है 5वीं तक के बच्चों की। कारण भी इसका दिया हुआ है, कारण देख लेंगे। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं, वह समझते हैं। यहाँ पर ये कारण भी सही दिया हुआ है और कथन भी सही है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही यहाँ पर व्याख्या भी कर रहा है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चाहती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चाहती है कि बच्चे की जो एजुकेशन हो वो कैसी होनी चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। अर्थात बच्चा जो है रचनात्मक कार्य करे, रचनात्मकता के साथ सीखे। अपसारी चिंतन अगर बच्चा कर सकता है तो ये कहलाता है समालोचनात्मक चिंतन, और इस पर आधारित शिक्षा बच्चे की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है समकालीन शिक्षा नीतियाँ जो अभी प्रेजेंट में चल रही हैं उनकी बात की जा रही है। जैसे कि नई शिक्षा नीति ये प्रस्ताव रखती है कि सीखना कैसा होना चाहिए, बच्चा जो सीखता है वो किस तरह का होना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनुभवात्मक। अनुभवात्मक बच्चे का जो सीखना है होना चाहिए। बच्चा जो है खुद करके चीज़ों को सीखे, उनके अनुभव प्राप्त करे, तो वो ज़्यादा बच्चे के लिए अच्छा हो जाएगा, सुटेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियाँ जो आई हैं तो ये जो है बच्चे के कौन से कौशल को विकसित करने का प्रस्ताव रखती हैं। समकालीन शिक्षा नीतियाँ बच्चे के कौन से कौशल को विकसित करने की बात कर रही हैं। यहाँ पर ये बात करती हैं समालोचनात्मक चिंतन के विकास का। बच्चे का समालोचनात्मक चिंतन अगर अच्छा होगा तो बच्चा जो है सभी कुछ अच्छे से कर पाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो कौन सा कथन प्रस्तावित रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संख्यात्मक लाभ हैं। यहाँ पर कह रहे हैं अगर विद्यार्थियों की कक्षा में क्या है, बहुभाषिकता उपलब्ध है, अधिक संख्या में क्या है, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, अलग अलग दृष्टिकोणों से आ रहे हैं बच्चे, तो वो जो है कैसा काम करेगा, संसाधन के रूप में काम करेगा। बच्चे जो हैं बच्चों के साथ भी चीज़ें सीखते हैं, और बच्चे जो हैं अलग अलग पृष्ठभूमि के होंगे, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता होगी, तो ये भी बच्चे के लिए संसाधन के रूप में काम करेगा। बच्चे एक से अधिक भाषाएं आसानी से सीख सकेंगे। तो यहाँ पर बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में देखा गया है। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए प्राथमिकता किसको दी जानी चाहिए। नीति के अनुसार बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, किस भाषा में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बल दिया गया है वो मातृभाषा पर दिया गया है। बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में होगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चा जो है अपने माता पिता से जुड़ाव रखता है, अपने परिवार से जुड़ाव रखता है, और यहाँ पर बच्चे के प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है तो उस समय उसको और अधिक भाषाओं का ज्ञान नहीं होता, वो मातृभाषा में चीज़ों को अच्छे से सीखता और समझता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य होने चाहिए। सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। तो बात बच्चे में तनाव, स्ट्रेस की हो रही है और डर पैदा करने की हो रही है, तो ये निगेटिव टैग वर्ड है, ये रॉन्ग हो जाएंगे। सेकंड में दिया है अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, अर्थात ऐसा अधिगम बच्चे का होना चाहिए जो उसके लिए सक्रिय परिस्थितियों को उत्पन्न करे। थर्ड वाला पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
4 में दिया है कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। बच्चे का ध्यान रखना, उसको समर्थन देना, उसको चीज़ें समझाना, उसका ध्यान रखना, ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर तीनों पॉइंट जो हैं पॉजिटिव हो जाएंगे। राइट आंसर देख लेंगे। पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 जो है ये पॉजिटिव है, ये करेक्ट हैं। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो 4 है ये राइट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर बात की जा रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या बदलाव चाहती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मानकीकरण से लचीलेपन की बात यहाँ पर की जा रही है। जो पाठ्यचर्या बच्चे के लिए चल रही है या जो एजुकेशन बच्चे का है वो कैसा है, वो मानकीकृत है और ये चाह रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कि उसमें लचीलापन आए, बच्चे की क्षमताओं के अनुसार उसको सिखाया जाए। अगर बच्चे को सीखने में समय लगता है, वह जल्दी चीज़ों को नहीं सीख पाता है, तो पाठ्यचर्या में उसी तरह से परिवर्तन किया जाए, उसके अनुकूलित उसको बनाया जाए जिससे कि बच्चा आराम से सीख सके। तो यहाँ पर मानकीकरण से लचीलेपन के प्रस्ताव का बदलाव वह चाह रही है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है, कि जो बच्चे प्राथमिक लेवल के हैं उनको किस भाषा में निर्देश दिए जाने चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उनको उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में जो है निर्देश देने चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। बच्चे का जो इवैल्यूएशन करना है उसका क्या एम रखा गया है, ये पूछ रहे हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। मूल्यांकन करने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे ने क्या सीखा आप ये जाने। इसका मतलब हो जाता है बच्चा जो सीख रहा है उसको जो सिखाया जा रहा है साथ साथ उसके मूल्यांकन भी किया जा रहा है कि बच्चे को कहाँ पर समस्या आ रही है, बच्चा क्या नहीं सीख रहा है। जो बच्चा नहीं सीख रहा है या उसको समस्या आ रही है उसका समाधान साथ के साथ किया जाए। तो ये जो है इस मूल्यांकन का उद्देश्य रखा गया है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना यहाँ पर इसका उद्देश्य है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आप ये निगेटिव वर्ड को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बात हो रही है कि किसको बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो बढ़ावा नहीं दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अनिवार्य विशेष शिक्षा को यहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया गया है। कोई भी शिक्षा यहाँ पर अनिवार्य नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थी के किन आयामों की प्रगति वह अद्वितीय को शामिल करना चाहिए। तो किसको शामिल करना चाहिए। यहाँ पर संख्यात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक की बात इन्होंने की है। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु जो सीटों का आरक्षण और उसका प्रावधान है, इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सभ्यता पर आधारित शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रभाव है, वह अच्छे से इसको बोल लेती है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, वह हिंदी भाषा नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बहुभाषावाद की संस्कृति को सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए यहाँ पर उसको कहना चाहिए। बच्चे जो हैं एक दूसरे की मातृभाषा को रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे से बातें करें, उनकी भाषाओं को सीखें। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति चाहती है कि कक्षा अधिगम जो है उसको पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने की बजाय अधिगम और शिक्षा, तो इसमें आगे क्या आएगा ये देखना है। कैसा होना चाहिए। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। बच्चे जो हैं खोजकर्ता के रूप में कार्य करें, खोज करके चीज़ों को सीखें, स्वयं उस पर चिंतन करें, विचार करें, समस्या का समाधान करें। रचनात्मकता की बात हो रही है, समालोचनात्मक चिंतन की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की ये क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप एनईपी का जो ये कॉन्सेप्ट था आपका क्लियर हो गया होगा। इस क्लास से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। इसमें हमने शामिल किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो आपके एग्जाम में आए थे। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा।